अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 4 फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग FTST 206 में फिजिकल, मैकेनिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल और रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड मटेरियल्स इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीक के लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर के हवाले से जो लेक्चर नोट्स हैं वो आपके ocw.kfueit.edu.pk और उसके अलावा आपके LMS पर अवेलेबल है। प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो केयरफुली। उसके बाद आप ये लेक्चर नोट्स देखिए और इंशाल्लाह फिर हम अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में आप लोगों के पास चांस होगा कि आप जो है इस लेक्चर के हवाले से अपने सवालात मुझसे पूछ सकेंगे। हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि लफ्ज फिजिकल जो है वो क्लियरली बता रहा है कि हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हम बात करेंगे। तो फिजिकल से क्या मुराद होती है कि जैसे आप किसी चीज को देख सकें, उसको आप महसूस कर सकें। मिसाल के तौर पर आप एक एप्पल देखते हैं तो एप्पल आपको फिजिकली उसकी टेक्सचर आप उसको फील कर सकते हैं। एप्पल के कलर को आप देख सकते हैं। एप्पल की एक जो स्मेल है उस स्मेल को आप जो है इजीली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। उसके अलावा अगर हम एप्पल के अंदर मौजूद उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें या उसके अलावा उसके अंदर मौजूद उसकी pH वैल्यूज के बारे में बात करें या उसके अंदर मौजूद कुछ और केमिकल्स हैं, कुछ और किस्म के जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में हम बात करें तो वो सब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर आएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्लियरली हम जब फूड मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं तो हम फूड मटेरियल्स को फिजिकली हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं और किसी भी किस्म की केमिकली हम उसके बारे में बात नहीं करते। अब क्या वजह है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड मटेरियल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देखें बेटा, ये कॉमन सेंस है कि जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो फूड मटेरियल आपके पास, अगर आप फल लेने जाएं या सब्जियां लेने जाएं, अगर वो आपको फ्रेश नजर ना आ रही हो, अगर वो आपको साफ नजर ना आ रही हो, अगर उनका कलर साफ ना हो, उनका टेक्सचर साफ ना हो, अगर आप उसको जो है उसको फील करें और वो आपको जो है उसकी एक जो यूनिफॉर्म उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर वो नरम फ्रूट है तो आपको वो नरम फील होना चाहिए, अगर वो सख्त है तो आपको सख्त फील होना चाहिए। ये सब चीजें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही आती हैं। जैसे कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है। तो फूड के अंदर देखिए, जब हम कंज्यूम कर रहे होते हैं तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर हमारे पास जो फूड मटेरियल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। बेसिकली उनमें से जो बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो फूड की क्वालिटी और फूड की स्टेबिलिटी पर डायरेक्टली असरअंदाज हो रही होती हैं। फूड की क्वालिटी से हमारी क्या मुराद है? जब हम फूड की क्वालिटी की बात करते हैं तो हम फिलहाल उसके अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे। हम किसी भी किस्म की केमिकल प्रॉपर्टी को हम नहीं छेड़ेंगे। हम ये बात कर रहे हैं उसकी क्वालिटी से कि आपका जो फ्रूट है उसका टेक्सचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। मिसाल आप उसकी लीजिए, अगर आप कभी जो है किसी बड़ी सब्जी वाली दुकान पर जाएं तो आप देखेंगे कि उधर, या मंडी आप चले जाएं, मंडी में वहां पर ढेरियां लगी होंगी। एक तरफ बड़े खूबसूरत आलू होंगे, दूसरी तरफ टेढ़े मेढ़े से आलू होंगे, कहीं छोटे छोटे आलू होंगे। उन्होंने ग्रेडिंग करके उन्होंने आपके पास वो मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने ढेरियां जो है वो लगाई होंगी। मकसद क्या है कि आप जो है उस वक्त आपको पता नहीं है उसकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है। आप जब वो परचेज करके आते हैं, आप सिर्फ फिजिकली उसको देखकर, तो फिजिकली आपको कैसे पता चल रहा है?
आप उसको अगर हाथ में उठाएंगे तो आप इसका टेक्सचर फील कर लेंगे कि भाई ये आलू कहीं नरम तो नहीं है, ये आलू कहीं पिलपिले तो नहीं है। अगर वो आलू, अगर उसकी एक थिकनेस, जिस तरह की उसकी थिकनेस होती है, वो अगर उस आलू की वो सही थिकनेस है, आप कहेंगे हाँ भाई ये आलू सही है। उसके अलावा आप उसकी अपीयरेंस देखेंगे। अपीयरेंस में अगर उसके अंदर आप देखें कि कहीं फंगस लगी हुई है, कहीं से कटा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई है, आप कहेंगे नहीं 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 भाई ये तो खराब आलू है, मैं तो ये बिल्कुल नहीं लूंगा, बल्कि मैं कोई साफ सुथरे किस्म के आलू लूंगा। तो उसकी अपीयरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, आप जब आलू लेने जाएंगे तो आप कोशिश करेंगे आप नमकीन आलू लें। अब हर किसी को पता है कि जो नमकीन आलू हैं, अगर आपके पास जो नए आलू आते हैं मोस्टली, वो जो हमारे पास नमकीन आलू होते हैं, तो जो नमकीन आलू होते हैं, तो नमकीन आलू आपके पास उनकी जो पील होती है वो थोड़ी थोड़ी सी उतर रही होती है। आप उसको देखते ही उसकी फ्रेश फील से फौरन तौर पर पहचान जाएंगे, उसके अंदर हल्का सा मॉइस्चर होगा, आप कहेंगे हाँ भाई ये तो बिल्कुल ही हमारे पास जो है सही आलू हैं, इसकी क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है, मैं इसको फौरन ले लूं। इसी तरह आप उसका स्ट्रक्चर देखिए, कुछ आलू आपके पास लंबूतरे हो सकते हैं, कुछ आलू हो सकता है कि आलूओं के ऊपर ग्रोथ हुई हो, ये मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। आप एक ऐसा स्मूथ आलू जो है खरीदना पसंद करेंगे कि जो जिसको काटने में भी आसानी हो, अगर आप चिप्स बनाना चाह रहे हैं आपको आसानी हो, अगर आप सब्जी बनाना चाह रहे हैं आपको आसानी हो, आप उसको जब कंज्यूम करें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे पास जो क्वालिटी है फूड मटेरियल्स की, उसके अंदर टेक्सचर, स्ट्रक्चर और अपीयरेंस बहुत ज्यादा अहमियत यहां मिल है। इसी तरह हमारे पास एक जो दूसरी चीज फूड मटेरियल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कंट्रोल कर रही होती हैं, वो उसकी स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी से मुराद हमारे पास फूड मटेरियल्स में मौजूद वाटर और उसकी एक्टिविटी है। वाटर एक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो ऑलरेडी नो दैट कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इजीली इन वाटर, और जब आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटी है आपने उसको वाटर के जरिए ही कंट्रोल करना है। इन सारी वजूहात की वजह से हमारे पास जो क्वालिटी और फूड मटेरियल की जो स्टेबिलिटी है, फूड मटेरियल की, इन दो चीजों को हम फूड मटेरियल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की मदद से ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब वो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं फूड मटेरियल्स की जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, जब हम किसी भी किस्म का फूड मटेरियल है उसको प्रोसेस करना चाहते हैं, उसको प्रोसेस करने के लिए हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं, या छोटे पैमाने पर आप घर में ही हो सकता है कि लेट्स से कि आप कहते हैं कि जी मैं अचार डालूं। जैसे आमों का सीजन था, तो जब आम गर्मियों में शुरू में आंधियां आती हैं, आम पकते नहीं हैं, तो बहुत सारे लोग ये सस्ते आम लेकर उसका अचार डाल लेते हैं, या अगर थोड़े वो मीठे हों तो वो कोशिश करेंगे उसका मुरब्बा बना लेंगे। तो आप इस तरह के नॉर्मली घर में इजीली उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो जब आप फूड मटेरियल्स को प्रोसेस करना चाहते हो, फूड मटेरियल्स की प्रोसेसिंग करना चाहते हो, उस वक्त ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस प्रोसेस को प्रॉपरली डिजाइन करें। उसका जो डिजाइन है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर हुआ हो। अब जब आपके पास उसका जो डिजाइन है वो दुरुस्त होगा, फिर साथ साथ आपको जो फूड मटेरियल्स आप हैंडल कर रहे हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानना होगा। आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका ये फूड मटेरियल किस तरह हैंडल करेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में मौजूद हमारा जो आम है काफी मीठा होता है, लेकिन अगर हम साउथ अफ्रीका से या मैक्सिको से अगर हम आम ले आए तो शायद हमारे जो है अवाम यहां पर उसको पसंद ना करे। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी मिठास बहुत कम होती है, दूसरा हमारे आमों की वैरायटी जो मुख्तलिफ वैरायटीज हैं उसकी तरह उनका जो इंटरनल उसका पल्प है वो स्मूथ नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जो फाइबर्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिसको आप जो है जब आपकी वो जो स्मूथनेस जो है वो टंग पर
वो आप उसकी फील नहीं कर सकेंगे। और इस वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे आमों को नापसंद करते हैं। इस वजह से लेट्स से अब आपके पास जो है एक आप फूड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के मालिक हैं, आप मैंगो का जैम बनाते हैं या आप मैंगो का जूस बना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि किसी वबा की वजह से या किसी हादसे की वजह से या माहौलियाती तब्दीली की वजह से आमों की जो फसल है वो खराब हो गई। अब आपको कहीं बाहर से कोई आम मिल रहे हैं, बहुत सस्ते मिल रहे हैं, आप कहते हैं ठीक है जी मैं इन आमों को इंपोर्ट कर लेता हूं। जब आपने उन आमों को इंपोर्ट करके आप पाकिस्तान में ले आए या अपनी फैक्ट्री में आपने उनको इस्तेमाल किया, लेकिन अब आप ये देखिए क्योंकि वो इस रीजन के नहीं है, आम का ये मतलब नहीं है कि हर आम की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि हर इलाके की जो जमीन है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो चेंज होते रहते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द सॉइल या जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो चेंज होने की वजह से या डिफरेंट किस्म की वैरायटीज यूज करने की वजह से आपके जो फूड मटेरियल हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। इस वजह से जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो है फूड मटेरियल की प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से जानते हो ताकि आप प्रिडिक्ट कर सकें कि ये फूड मटेरियल किस तरीके से मेरे इस प्रोसेस में बिहेव करेगा। जैसे मैंने आपको मिसाल दिया, फॉर एग्जांपल आपका जो प्लांट था वो चौंसा पर डिजाइन हुआ था कि भाई चौंसे से आप जूस बना रहे थे। अब चौंसा जो है वो बड़ा स्मूथ है, लेकिन अब अगर आपने फाइबरस जो है वो मैंगो आपने साउथ अफ्रीका का आपने इंपोर्ट कर लिया है, इसका मतलब है आपको अपने पल्प को साफ करने के लिए कोई स्पेशल किस्म के फिल्टर्स आपको दरकार होंगे। डाउन स्ट्रीम पर आपको फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा यह भी पॉसिबल है, जैसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि उसकी स्वीटनेस कम है, इसका मतलब है आपको उसके अंदर आर्टिफिशियल शुगर्स ज्यादा मिकदार में ऐड करनी पड़ेंगी। इस वजह से आपको पता होना चाहिए आपकी फूड मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, जिन प्रॉपर्टीज की वजह से आपका फूड मटेरियल किस तरीके से वो बिहेव करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। उसके लिए कहीं ये तो नहीं है कि आपका जो फूड मटेरियल आपने कहीं से इंपोर्ट किया है उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा या कम है। क्यों? ये जिस तरह पाकिस्तानी जो आम है उसकी शेल्फ लाइफ जो है इतनी ज्यादा नहीं है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट बनना है उसको आपने स्टोर करना है। कहीं ये पॉसिबल तो नहीं है कि आपके जो फूड मटेरियल आपने यूज किया है वो फूड मटेरियल प्रोसेस होने के बाद उसके अंदर कोई केमिकल चेंजेस शुरू हो गई हैं जो आपके लोकल रॉ मटेरियल में नहीं होती थी लेकिन फॉरेन मटेरियल में होने लग गई हैं। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए। Some of the very important physical properties for food materials are thermal conductivity, density, viscosity, specific heat and enthalpy। ये जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इनमें से कुछ ऑलरेडी आप जो है अपनी प्रीवियस जो है जो हमारा कोर्स था यूनिट ऑपरेशन है उसमें पढ़ चुके हैं। हम इनको आज कुछ थोड़ा डिटेल से भी देखेंगे। अच्छा जी, उसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो बात की है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग अपने जहन में बिठा लें, उसकी जस्ट फिजिकल अपीयरेंस, उसकी टेक्सचर से उसका ताल्लुक है, उसके शेप से उसका ताल्लुक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इज समथिंग डिफरेंट। मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज है बेसिकली किसी भी फूड मटेरियल की हमारे पास उस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप अपने फूड मटेरियल पर किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं।
मसलन कैसे? गंदम है, गंदम को पीस कर हम आटा बनाते हैं। अब आप अगर कोई ऐसी गंदम यूज कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा सख्त है, तो पॉसिबल है कि आपने जो अपनी लोकली जो प्रोड्यूस्ड गंदम के हवाले से आप लोगों ने जो अपनी मिल डिजाइन की हुई थी, जो मिल चल रही थी, वो मिल फॉरेन गंदम पर काम करना छोड़ दे और आप जो है उसको सही तरीके से क्रश ना कर सके। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले हमेशा उस वक्त जो है आपके जो है इंपॉर्टेंट है जब भी आपके जो फूड मटेरियल हैं उनके ऊपर किसी भी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। कैसे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है? कि मिसाल के तौर पर आप लेट्स से कि हम आपके पास कोई मैं एक डिस्पोजेबल चम्मच देता हूं खाने के लिए, आपको एक स्टील का चम्मच देता हूं, तो अब आप देखिए स्टील के चम्मच को आप दीवारों में मारे, जमीन पे फेंके, वो उसके अंदर कोई फिजिकल चेंज नहीं आ जाएगी, क्योंकि उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, क्योंकि उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अच्छी हैं। लेकिन अगर आपके पास ये डिस्पोजेबल नॉर्मल जो प्लास्टिक का चम्मच होता है वो बहुत, क्योंकि उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वीक हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा उसको पुल जो है उसको खींचे, किसी तरफ से दबाएं, उसको मोड़ें, वो इजीली ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वीक है। तो जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है फूड मटेरियल्स की, वो प्रोसेसिंग में खास तौर पर उस वक्त असरअंदाज होती हैं जब आप मटेरियल्स को, फूड मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो। मसलन कैसे? लेट्स से कि आप, हो सकता है कि आलूओं को आप यूज करके, आलूओं को ड्राई करके कोई उससे आलूओं का पाउडर बना रहे हैं या कोई और प्रोडक्ट आप हासिल उसका बना रहे हैं। तो अब अगर आपके आलू जो हैं वो कोई इस तरह के नरम नरम से कोई आलू हैं, आप उनको ट्रक जो है बड़े बड़े ट्रक्स में उनको लेके जा रहे हैं, टनों के हिसाब से लेके जा रहे हैं, तो वो मैकेनिकली जो है प्रेस हो जाएंगे और वो आपका फूड मटेरियल आपका डैमेज हो जाएगा। इस वजह से आपके जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं फूड मटेरियल्स की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप फूड मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, कन्वेइंग कर रहे हो। जो टर्म कन्वेइंग है वो हम नॉर्मली यूज करते हैं इनसाइड द फैक्ट्री प्रीमिसेस। मिसाल के तौर पर कैसे? कि जब आप फैक्ट्री के अंदर आप फीड आपने कहीं स्टोर की हुई है, जो आपका रॉ मटेरियल कहीं स्टोर किया हुआ है, आप रॉ मटेरियल को पहले आप सेक्शन ए में लेके जाते हैं, तो कोई ऑटोमेटिक आपके पास कन्वेयर्स लगी होंगी, ऑटोमेटिक कोई बेल्ट्स लगी होंगी जिन पे वो मटेरियल आपका जो है ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रेवल कर रहा होगा। दिस इज कॉल्ड कन्वेइंग ऑफ द फूड मटेरियल। इसी तरह आपके पास उसके बाद वो सेक्शन ए से सेक्शन बी में चला जाएगा, तो आपके पास कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का कोई उसके अंदर मैकेनिज्म होगा, तो उसके लिए वहां पर नॉर्मली जो है आप कन्वेइंग कर रहे होंगे, आपके पास न्यूमेटिक कन्वेयर्स हो सकती हैं, कोई बेल्ट्स लगी हो सकती हैं, उसके अलावा आपके पास कुछ साइलोज होंगे, साइलोज के साथ साथ फीडर्स लगे होती हैं, जो फीडर्स आपके कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर आपके रेगुलर इंटरवल्स पर चीजों को फीड कर रहे होंगे, ताकि आपका जो साइलो है, जो स्टोरेज वेसल है, वो बहुत ज्यादा फिल ना हो जाए, ओवरफ्लो ना हो जाए, आपकी जो फीड मटेरियल है वो कहीं जाया ना हो जाए। इसके साथ साथ जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको जब आप कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी, देखिए आप कभी बाजार में जब टमाटर लेने जाते हैं तो आप कहते हैं कि यार हमें जो टमाटर है भाई नरम नरम टमाटर मत दीजिए। क्यों? नरम टमाटर की कभी अच्छी सलाद नहीं बनेगी। आपको क्रिस्पी फ्रेश आपको जो है टोमेटोज चाहिए कि जो कि क्रिस्पी हो, ताकि आप जब उसको सैलेड में यूज करें आप उसकी क्रिस्पीनेस को इंजॉय भी कर सकें। बिल्कुल इसी तरह आप जब आप देखते हैं कि आप कहेंगे कि यार ये तो नरम नरम टमाटर हैं, उसकी स्किन जो है वो विल्टी होगी, उसके अंदर कुछ झुर्रियां सी पड़ी होंगी, उसके अलावा नरम होगा, कहीं से उसके अंदर से वाटर सिक्रीट हो रहा होगा। आप कहेंगे भाई नहीं 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 नहीं, मुझे ये टमाटर नहीं चाहिए, मुझे जो है उसकी जो अच्छे टेक्सचर वाली, एक स्मूथ टेक्सचर वाली मुझे प्रोडक्ट चाहिए होगी। तो टेक्सचर के लिए जी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। इसी तरह
जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फूड मटेरियल्स में माउथ फील के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझिएगा किस तरीके से। लेट्स से हम आटे की रोटी हम जब कंज्यूम कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि आटा आपके पास जो है बड़ा यूनिफॉर्म साइज का आपके पास आटा मौजूद है। हम चक्की से जब उसको आटा लेके आते हैं तो ग्राइंड कर रहे हैं। अब फर्ज की बात है जी, बहुत अरसे से खुदा ना खासा लोड शेडिंग हो रही है, आटा अवेलेबल नहीं है। आप पुराने जमाने वाली कोई पत्थरों वाली जो चक्की होती थी, वो क्या होता था बेसिकली, आपके दो बड़े बड़े पत्थर होते थे, आप उन पत्थरों के दरमियान में गंदम डाल के आप उसको जो है वो उन पत्थरों को रोटेट करते थे। तो रोटेट करने से जो पत्थर थे बेसिकली वो आपकी जो ग्राइंड होते थे एक दूसरे पर, और दरमियान में जो गंदम है वो गंदम पिस जाती थी। वो जो आटा था, ऐसा जो आटा था जो आप पत्थर की हाथों से चलने वाली कोई आप जो है आप आटे की जो मशीन थी, आप उसमें जब उसको पीसते हैं आप, तो उसके अंदर जो आपको आटा प्रोड्यूस होगा वो इस तरह पाउडरी नहीं होगा। अब हम क्योंकि यूज टू नहीं है, जब आप उस आटे की, मोटे आटे की आप बनी हुई रोटी खाएंगे तो आपको उसकी वो स्मूथ फील नहीं आएगी। बिल्कुल इसी तरह आप देखिए, जरा इसकी मिसाल और लेते हैं हम। अगर आप खीर और फिरनी को देखें, खीर और फिरनी के अंदर जो दूध के अलावा दूसरा जो मेजर रॉ इंग्रेडिएंट है वो आपकी जो है चावल है। खीर के अंदर आप चावल या तो कटे हुए होंगे या साबुत चावल होंगे या छोटे चावल होंगे, आप वो यूज कर रहे हैं। लेकिन फिरनी के अंदर आप चावलों का पाउडर यूज कर रहे हैं, और आप देखिए कि सिर्फ उसकी फिजिकल अपीयरेंस आपने चेंज की है, आपने उसको ज्यादा क्रश कर दिया है, मैकेनिकली आपने उसके ऊपर ज्यादा ऑपरेशन कर दिया है कि चावलों को साबित रखने के बजाय आपने बिल्कुल उसको पीस पीस कर उसको पाउडर कर दिया है। आप उसके टेक्सचर और टेस्ट को टोटल आपने उसको चेंज कर दिया है। अब आप आंखें बंद करके भी अगर आपको कोई फिरनी या कोई खीर दे, आप फौरी तौर पे आइडेंटिफाई कर लेंगे ये फिरनी थी कि खीर थी। दिस इज द माउथ फील, कि हमारे पास किस तरीके से मैकेनिकल जो हैंडलिंग है फूड मटेरियल्स की, वो हमारे पास जो आपकी माउथ फील है उसको चेंज करती है। एक मिसाल और लेते हैं। लेट्स से कि आप देखिए कि आपको जो है मैं एक सेब देता हूं खाने के लिए, और आप उस सेब को छिलकों समेत जो है उसको आप जब खाते हैं तो आपको जो फील आएगी, जो टेस्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा। जब आप उसी सेब को आप छिलके उतार कर काट कर पीसेस करके आप खा रहे होंगे, आपको टोटल डिफरेंट फील आएगी, टोटल डिफरेंट टेस्ट आएगा। तो ये सब कुछ मैकेनिकल ऑपरेशन था कि मैकेनिकली आपने क्या किया, सिर्फ पीलिंग की है, उसकी साइज रिडक्शन की है, आपने उसको साइज छोटा कर दिया है, आपकी जो है उसकी टेक्सचर और माउथ फील है ये चेंज हो गई है। इस तरह की जो चेंजेस हैं जिसके अंदर किसी किस्म का कोई मैकेनिकल ऑपरेशन हो रहा हो, मैकेनिकली आप कोई फोर्स लगा रहे हो, मैकेनिकली किसी किस्म की आपने चेंज लेके आए हो, ये सब आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फूड मटेरियल्स की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, उन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए हम कुछ थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास जब हमने एक टर्म हम फूड मटेरियल्स की बार बार यूज करेंगे वो है स्ट्रेस। आपको याद होगा कि मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को जो है मुख्तलिफ किस्म की जो स्ट्रेस थी उनके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे फर्दर आज के इस लेक्चर में। बेसिकली जो स्ट्रेस है वो प्रेशर की तरह ही होती है। जैसे आप प्रेशर कहते हैं, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसी तरह जो स्ट्रेस होती है वो भी बिल्कुल जो है प्रेशर पर यूनिट एरिया, और इसके जो एसआई सिस्टम में यूनिट्स हैं वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या पास्कल होते हैं। तो ये प्रेशर और जो हमारे पास स्ट्रेस है वो सेम है, लेकिन ये सेम नहीं भी है। क्यों नहीं है सेम? कि आप समझने के लिए इनका फॉर्मूला सिमिलर है, इनके यूनिट्स सिमिलर हैं, लेकिन
जो हम प्रेशर है, प्रेशर को हम मोस्टली फ्लूइड्स के लिए यूज करते हैं। मसलन किस तरह कि आपके पास अगर कोई गैसेस हो या लिक्विड्स हो तो आप उनकी फिजिकल अपीयरेंस को बताने के लिए आप बताते हैं कि जी आपके लिक्विड का जो है इस टैंक का इतना प्रेशर है। आप बताते हैं कि जो आपका गैस है उस गैस टैंक का इतना प्रेशर है। आप जब जो है आप जब चेक करते हैं सीएनजी के अंदर, या आप अपने जो गाड़ी के टायर हैं उनका जब आप हवा का जो प्रेशर है आप उसको चेक कर रहे होते हैं, तो आप ये कभी नहीं कह रहे होते कि भाई मेरे टायर के अंदर कितनी स्ट्रेस है। नहीं, आप कहते हैं आपके टायर्स में कितना प्रेशर है। तो हम फ्लूइड्स के लिए जैसे कि गैसेस या लिक्विड्स हैं उनके लिए हम जो है प्रेशर की टर्म यूज कर रहे होते हैं। और जो स्ट्रेस की टर्म है ये मोस्टली हम सॉलिड्स में यूज कर रहे होते हैं। हम ये जो सॉलिड्स की जब हम बात करते हैं तो सॉलिड्स के लिए हम बात ये कर रहे होते हैं, स्ट्रेस की बात कर रहे होते हैं। मसलन आप ये कहते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास जो साइलो है, कोई भड़ोला है, कोई कलोटी है जिसके अंदर हमने गंदम स्टोर की हुई है। अब वो गंदम एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है गंदम आपकी साइलो की वॉल्स पर, साइलो की बॉटम पर। लेकिन अब आप उसको जब आप उसको बताएंगे तो आप ये कहेंगे कि भाई इस वक्त मेरी गंदम इतनी स्ट्रेस वॉल्स पर लगा रही है। आप ये नहीं कहेंगे इतना प्रेशर लगा रही है, आप कहेंगे इतनी स्ट्रेस लगा रही है। तो ये नॉमेनक्लेचर के अंदर और ये इन दो टर्म्स को जब हम यूज करते हैं तो ये तरीकेकार है जिसकी मदद से हम यूज करते हैं। इसके साथ साथ जब हम आप प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसकी क्या मिसाल है? इसकी मिसाल ऐसे है कि लेट्स से कि जब आप रात को बेड पे सोते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल होते हैं, जब हम पैदल चलते हैं तो हम वर्टिकल होते हैं। तो आप देखिए कि आप लेट्स से कि हम वर्टिकल जमीन पे खड़े हैं तो बेसिकली हमारा जो खड़ा होना है जमीन पर, हम जो खड़े हैं वर्टिकली, आप जब खड़े हैं तो जमीन के ऊपर, जमीन क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, आप जमीन के ऊपर परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगा रहे हैं। आप अपनी जमीन के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं। तो बेसिकली जो प्रेशर होता है, प्रेशर कैन ओनली एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आप प्रेशर को परपेंडिकुलरली किसी सरफेस पे लगा सकते हैं, यानी कि आपके पास जब कोई फोर्स किसी सरफेस पर, किसी यूनिट सरफेस एरिया पर एक्ट कर रही है, परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है, तो आप कहेंगे कि भाई ये प्रेशर लग रहा है, तो ये आपके पास प्रेशर होगा। लेकिन जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस उसके मुकाबले में मुख्तलिफ है। स्ट्रेस आपके सरफेस के पैरेलल भी लग सकती है। इसकी मैंने आपको मिसाल कैसे दी थी? मिसाल ऐसे दी थी जैसे अभी आपको मैंने साइलो की, कलोटी की या भड़ोले की मिसाल दी है कि आप देखिए कलोटी आपकी जो साइलो है वर्टिकल एक गोल सिलेंडर है जो कि आपने गंदम से भरा हुआ है। लेकिन ये जो आपके पास साइलो है, मैंने आपको पहले बताया है, उसके अंदर स्ट्रेस लग रही है। और वो स्ट्रेस कैसे लगा रहा है? वो पैरेलल भी लगा रहा है। सरफेस है उसका नीचे पड़ा है सरफेस, लेकिन वो आपके सरफेस के पैरेलल बॉल्स पर, साइड पर भी फोर्स लगा रहा है, साइडों पे फोर्स लगा रहा है। तो ये हमारे पास जो स्ट्रेस होती है, इट कैन एक्ट पैरेलल टू द सरफेस। उसके अलावा जो स्ट्रेस होती है वो परपेंडिकुलर भी लग सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपके जो साइलो गंदम का भरा हुआ है उसके अंदर अगर जो गंदम है वो अपनी से नीचे जो है परपेंडिकुलरली उस गंदम के ऊपर जो है वो आपके पास या उसके बॉटम पर जो स्ट्रेस लगा रही है वो परपेंडिकुलर स्ट्रेस है। लेकिन अगर जो वो वॉल्स के ऊपर लगा रही है स्ट्रेस, उसको हम पैरेलल स्ट्रेस कहेंगे। जो पैरेलल स्ट्रेस होती है उसके लिए एक और बहुत ज्यादा अच्छा सा जो नाम है वो है shear स्ट्रेस। यानी कि स्ट्रेस पैरेलल टू द सरफेस इज कॉल्ड shear स्ट्रेस। ऐसी कोई भी स्ट्रेस जो कि किसी सरफेस पर पैरेलल
एक्ट कर रही हो, उस स्ट्रेस को हम शियर स्ट्रेस कहेंगे। इसके साथ साथ ये देखिए कि हमारे पास जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्योंकि सिर्फ परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा होता है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी अभी थोड़ी देर पहले कि आप परपेंडिकुलरली जमीन के ऊपर खड़े हैं, तो आप परपेंडिकुलरली जमीन के ऊपर बोझ अपना डाल रहे हैं, आप जमीन को बेसिकली कंप्रेस कर रहे हैं, आप जमीन को कंप्रेस कर रहे हैं। तो जो प्रेशर होता है ये ऑलवेज कंप्रेसिव है। प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव, कंप्रेस कर रहा है। क्यों कंप्रेस कर रहा है? बेसिकली ये परपेंडिकुलरली लग रहा है, तो परपेंडिकुलरली आप अब देखिए जरा, इसकी मिसाल इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर हम लेट्स से अगर आप ये कहें कि भाई मैं अपनी जमीन के आप बेसमेंट में चले जाएं, आप बेसमेंट में चले जाएं, तहखाने में चले जाएं आप अपने घर के, और तहखाने में जाकर किसी सीढ़ी के ऊपर खड़े होकर जोर जोर से आप पुश करना शुरू कर दें अपने तहखाने की छत को, तो भी आप परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं। डायरेक्शन चेंज हो गई है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, लेकिन अभी भी आप सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं। तो इसको जो भी आप परपेंडिकुलरली जो प्रेशर लगा रहे होते हैं बेसिकली वो जो है कंप्रेसिव होता है। लेकिन जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में देख चुके हैं कि स्ट्रेसेस कैन आइदर बी टेंसाइल, stresses can either be tensile or compressive or shear. So there are 3 types of stresses: tensile stress, compressive stress और shear stress. तो हमारे पास इन अकसाम की जो स्ट्रेसेस हैं वो पॉसिबल है। हमारे पास इन्हीं वजूहात की वजह से जो मैंने आपको अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं कि लेक्चर के मैंने शुरू में आपको बताया, जब मैंने प्रेशर की बात शुरू की, कि प्रेशर और स्ट्रेस मिलती जुलती चीजें हैं। मैंने आपके जो उनके दरमियान में डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस मैंने आपको शो कर दी हैं। लेकिन आपके पास बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके पास जब भी हमारे पास कोई प्रेशर है तो आपके पास कोई स्ट्रेस है, तो उनके यूनिट सेम होते हैं, न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर या पास्कल, उनकी जो डायमेंशंस हैं वो सेम है। अच्छा, अब जरा एक चीज और नोट कीजिए। अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई मटेरियल है, मैं उस मटेरियल पर उस मटेरियल के यूनिट एरिया पर, लेट्स से मेरे पास कोई एक फूड मटेरियल है, मैं उस फूड मटेरियल के यूनिट एरिया पर एक्सटर्नली एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूं। अच्छा, अब इसको जरा समझिए जरा। अब आप देखिए कि मैं क्या करता हूं कि मेरे पास एक प्लास्टिक का चम्मच है, लेट्स से मैं उस प्लास्टिक के चम्मच पर कोई जो है प्रेशर लगा रहा हूं। प्रेशर लगाऊंगा, आप देखेंगे जो प्लास्टिक का जो चम्मच है वो चम्मच थोड़ा सा मुड़ेगा, उस वक्त तक मुड़ता रहेगा कि जब तक कि वो प्लास्टिक का चम्मच टूट ना जाए। देखिए, जब आप प्लास्टिक के चम्मच को थोड़ा सा मोड़ रहे हैं, मैं जैसे ही वो प्रेशर या स्ट्रेस उस पे से रिमूव कर दूंगा तो चम्मच दोबारा अपनी असली हालत पे आ जाएगा। उस वक्त तक आ जाएगा जब तक कि चम्मच टूट ना जाए। बिलफर्स मैंने उसके ऊपर कोई दबाव डाला है, कोई प्रेशर या स्ट्रेस लगाई है प्लास्टिक के डिस्पोजेबल चम्मच के ऊपर, और उस स्ट्रेस के बाद वो जो है आपका चम्मच टूट गया है। अब मैं उसको जितनी मर्जी उसके ऊपर से वो प्रेशर या स्ट्रेस रिलीज कर दूं तो भी चम्मच अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं जा सकता। तो बेसिकली जब आपके पास कोई डिफॉर्मेशन, किसी चीज की शेप में कोई चेंज आती है, तो वो जो डिफॉर्मेशन है आपके पास या वो टेम्पररी है या वो डिफॉर्मेशन परमानेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें रबर बैंड को देखें,
आप जो बालों को बांधने के लिए भी जो रबर बैंड वगैरह यूज करते हैं, उस रबर बैंड को आप एक खास हद तक ही आप उसको स्ट्रेस कर सकते हैं, खींच सकते हैं। जब आप उसको छोड़ेंगे रबर बैंड दोबारा अपनी असली हालत में चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी उस लिमिट से ज्यादा उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो टूट जाएगा, उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी। अब होता क्या है कि जब आप किसी फूड मटेरियल के ऊपर कोई या किसी भी मटेरियल के ऊपर जब आप कोई प्रेशर एक्सटर्नली लगाते हैं तो बेसिकली आपके पास वो जो फूड मटेरियल है, वो फूड मटेरियल एक इंटरनल फोर्स लगाता है उस डिफॉर्मेशन के खिलाफ, जिसको हम ये कहते हैं कि वो उस मटेरियल की स्ट्रेंथ है। मतलब इसको समझिए बात को कैसे। अब देखिए कि अगर मेरे पास कोई लकड़ी की मेज है, मैं उसके ऊपर जोर से मुक्का मारता हूं, तो बेसिकली जब मैंने मुक्का मारा है, मैंने उसके ऊपर एक जोर से प्रेशर उसके पास उस टेबल पे एक्सर्ट किया है, तो वो जो प्रेशर था, उस प्रेशर के अगेंस्ट जो मेज है वो उसको रेजिस्ट करेगी, उस प्रेशर को रेजिस्ट करेगी। तो वो बेसिकली वो क्या करेगी, इंटरनली जो मेज है वो भी बाहर की तरफ एक जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी रेजिस्ट करने के लिए। बेसिकली वो क्या कर रही होगी, वो जो रेजिस्ट कर रही है आपकी डिफॉर्मेशन को के अगेंस्ट, डिफॉर्मेशन से बचने के लिए जो वो रेजिस्ट कर रही है, वो आपके पास उस रेजिस्टेंस को भी आप स्ट्रेस कह सकते हैं। इस बात को बेटा समझने आपने, आप क्या कह सकती हैं कि जरा देखिए कि हमारे पास लेट्स से कि मेरे पास कोई मूंगफली है। मैंने अपने उस एक मूंगफली को, मैंने उस छिलके समेत मेरे पास मूंगफली मौजूद है, मैंने मूंगफली को अपनी उंगलियों के दरमियान में दबा लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अपनी उस मूंगफली को जो कि मेरी उंगलियों के दरमियान में दबी हुई है, मैं उसको दबाने की कोशिश करता हूं। तो मैं जब उसको दबाता हूं तो बेसिकली जो मूंगफली का छिलका है वो इनिशियली डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा, उस वक्त तक रेजिस्ट करेगा कि जब तक कि मेरी दबाने की जो फोर्स है, मेरी दबाने से जो प्रेशर लग रहा है मूंगफली के ऊपर, वो दबाने से जो प्रेशर मूंगफली पे लग रहा है, वो मूंगफली की इंटरनल जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट दिस डिफॉर्मेशन, उससे ज्यादा ना हो जाए, मूंगफली कभी भी नहीं टूटेगी। कभी कभार देखिए हमारे पास छोटा मूंगफली का कोई दाना आ जाता है, आप उसको जोर जोर से दबाते रहते हैं लेकिन वो टूटने का नाम नहीं लेता। वजह क्या होती है, उसका यूनिट एरिया स्मॉल होता है। तो स्मॉल एरिया की यूनिट एरिया की वजह से अब आप उसके ऊपर जब आप देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया है कि फोर्स पर जो आप उसके ऊपर जब आप कर रहे होते हैं, तो जब आप उसका किसी चीज का यूनिट एरिया उसका डिक्रीज करते जाएंगे तो आपके, क्योंकि जब कोई बॉटम की वैल्यू छोटी होती जाएगी तो आपकी वो वैल्यू टोटल प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेशर चाहिए होगा उसको तोड़ने के लिए। उस मूंगफली को तोड़ना बिल्कुल आसान नहीं होगा। तो वो आपकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस मूंगफली शो कर रही है, उसकी वजह से भी एक्सटर्नली आपके हाथों पर एक स्ट्रेस लग रही है, जो आप दबाव फील करते हैं जब आप मूंगफली को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो टूट नहीं रही। आपके हाथों में जो दर्द हो रहा है बेसिकली, वो दर्द आपकी मूंगफली की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से है, और वो मूंगफली जो है इंटरनली वो रेजिस्ट कर रही है डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट, और वो आपकी उंगलियों के ऊपर एक स्ट्रेस लगा रही है। तो उसको भी हम स्ट्रेस कहते हैं कि जो आप डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए जो आपके पास जो रेजिस्टेंस आ रही है वो हमारे पास स्ट्रेस है। तो ये हमारे पास जो फूड मटेरियल्स होते हैं, फूड मटेरियल्स में हम
आम तौर पर लेकिन हम हमेशा नहीं, आम तौर पर हम क्या करते हैं कि जब भी आपके पास जो फूड मटेरियल्स हैं उन पर किसी किस्म की आप कोई स्ट्रेस लगाते हैं, तो जो आपके पास स्ट्रेस लगने पर आपके फूड मटेरियल्स हैं वो डिफॉर्म करेंगे और इस डिफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्म यूज करते हैं उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन, या आप लोग एफएससी में ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। तो जब भी हमारे पास जो है आप किसी भी फूड मटेरियल पर स्ट्रेस लगाते हैं तो वो जो स्ट्रेस है उस फूड मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट करती है। वो जो आपके पास जो स्ट्रेस है फूड मटेरियल्स को तोड़ देगी, डिफॉर्म कर देगी, और इस डिफॉर्मेशन को हम स्ट्रेन कहते हैं। जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन इज बेसिकली अ डायमेंशनलेस रेशियो। ये जो स्ट्रेन होती है ये बिल्कुल एक डायमेंशनलेस रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं है। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिटलेस है, एक रेशियो है। और स्ट्रेन को हम जो है नॉर्मली एक्सप्लेन करने के लिए हम हुक्स लॉ की मदद लेते हैं, हम यंग्स मॉड्यूलस की मदद लेते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो क्या होती है? जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन ये एक डायमेंशनलेस रेशियो है जिसको इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज एलोंगेशन एज अ परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। मतलब देखिए कि आपने किसी फूड मटेरियल के ऊपर कोई स्ट्रेस लगाया है, उस स्ट्रेस लगाने से उस फूड मटेरियल की ओरिजिनल लेंथ में अगर कोई कमी आई है या कोई ज्यादती हुई है, मिसाल के तौर पर उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है या उसकी लेंथ डिक्रीज हो गई है, तो ये जो है आपके पास जो इसको हमने एलोंगेशन कह दिया है कि एलोंगेशन एज अ परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। जो आपके फूड मटेरियल्स हैं, फूड मटेरियल्स के दरमियान स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रिलेशनशिप है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस रिलेशनशिप अफेक्ट्स रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड मटेरियल्स। जो फूड मटेरियल की रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये उसकी फ्लो वगैरह पर कर रहे होते हैं कि किस तरीके से उसकी फ्लोएबिलिटी इफेक्ट करेगी, किस तरह से उसकी विस्कोसिटी इफेक्ट करेगी। हम जो है रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के साथ इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीक के लेक्चर में हम डिटेल से उसको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ आपके लिए यही जानना इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रिलेशनशिप है आपस में, वो हमारे फूड मटेरियल्स की रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पर बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रही होती है। अब जब आपको यह तो पता लग गया कि भाई जब भी हम लोग अपने पास किसी भी मौजूद फूड मटेरियल पर कोई स्ट्रेस लगाएंगे तो उस स्ट्रेस के नतीजे में आपके फूड मटेरियल में एक डिफॉर्मेशन क्रिएट होगी, जिस डिफॉर्मेशन को मैंने स्ट्रेन कहा है। तो ये जो डिफॉर्मेशन होती है फूड मटेरियल्स में किसी स्ट्रेस के लगने की वजह से, नॉर्मली वो 3 मुख्तलिफ अकसाम की हो सकती है। उसमें जो पहली किस्म की डिफॉर्मेशन है उसको हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन, लेट्स आपके पास जब जैसे लफ्ज आप कहते हैं जो है इलास्टिक से पता लग रहा है कि कोई चीज फ्लेक्सिबल है, कि जैसे ही आपने फूड मटेरियल के ऊपर आपने उसके ऊपर वो स्ट्रेस लगाई है तो आपके ऊपर फूड मटेरियल में कोई डिफॉर्मेशन आई है। जैसे ही आपने उस फूड मटेरियल के ऊपर से उस स्ट्रेस को रिमूव किया है, वो डिफॉर्मेशन भी फौरी तौर पर खत्म हो गई है। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। रियल लाइफ में कैसे आप मिसाल ले सकते हैं? देखिए कि आपके पास कोई रबर बैंड है, मैं रबर बैंड को थोड़ा सा खींचता हूं, मैंने उस रबर बैंड पे स्ट्रेस लगाई है। स्ट्रेस क्या किया है
कि मैं उसको पैरेलल उसको मैं खींच रहा हूं, बेसिकली मैं रबर बैंड के ऊपर एक टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहा हूं, खींची हुई, जैसे रस्सी की आपको पहले लेक्चर में मिसाल दी थी, खींच रहा हूं मैं उसके अंदर, खिंचाव ला रहा हूं, मैं उसके अंदर टेंसाइल एक स्ट्रेस क्रिएट कर रहा हूं। जब मैं उसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट कर रहा हूं तो उस टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से आपकी जो रबर बैंड है उसके अंदर एक इलोंगेशन आई है, रबर बैंड स्ट्रेच करेगी, उसके अंदर डिफॉर्मेशन करेगी। जैसे ही मैं उस रबर बैंड को छोड़ देता हूं, उस पर लगने वाली स्ट्रेस को रोक देता हूं, खत्म कर देता हूं, रबर बैंड फिर से अपनी असली हालत में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन में जैसे ही आप जो स्ट्रेस है उसको रिमूव कर दें तो फौरी तौर पर डिफॉर्मेशन भी खत्म हो जाती है और आपका जो मटेरियल है वो दोबारा अपनी इनिशियल ओरिजिनल हालत पर चला जाता है। हमारे पास बहुत सारे जो मोस्टली जो हमारे पास फूड मटेरियल्स हैं उनके अंदर जो आप जब उस फूड मटेरियल्स पर जो स्ट्रेस लगाते हैं और उसके नतीजे में जो स्ट्रेन पैदा होती है, स्ट्रेन के बारे में बात कर चुके हैं कि जब ये डिफॉर्मेशन है जो पैदा हो रही है, स्ट्रेस लगाई है आपने फूड मटेरियल पर, उसके अंदर डिफॉर्मेशन हुई है, अब आपके पास ये स्ट्रेन है, तो जो स्ट्रेन है आपके फूड मटेरियल्स में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी स्ट्रेस पर। और भी जो मटेरियल्स हैं हमारे पास नेचर के अंदर, वुड है वगैरह, बहुत सारे मोस्टली जो मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे स्ट्रेन आपकी इंक्रीज होती रहेगी। मतलब क्या है कि आप देखिए स्ट्रेस बेसिकली इंडिपेंडेंट फैक्टर है और स्ट्रेन जो है उसके नतीजे में आपके पास उस आ रहा है। अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, कोई ग्राफ पेपर पर कोई ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस पर आप स्ट्रेस ले लें, वाई एक्सिस पे आप स्ट्रेन ले लें, तो आपको जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन में से पास कर रही होगी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कि जितनी स्ट्रेस लगेगी उतनी ही आप उसके अंदर स्ट्रेन आएगी। ये बात उस वक्त तक सही है जब तक कि आपकी जो स्ट्रेस की जो आपकी जो स्ट्रेस लगा रहे हैं उसके नतीजे में जो स्ट्रेन पैदा हो रही है वो स्ट्रेन जो है उसकी इतनी ज्यादा नहीं है, वो बिल्कुल मॉडरेट सी है, वो थोड़ी सी स्ट्रेन है। अगर स्ट्रेन की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर हमारे पास जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहती, उसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो लेकिन फॉर द मोस्ट फूड मटेरियल्स और अदर मटेरियल्स strain is proportional to the stress applied until or unless the deformation is moderate enough। अगर वो deformation बहुत ज्यादा नहीं है तो उस वक्त तक हमारे पास इन दोनों के दरमियान में एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होंगी दोनों। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आपके पास जो आपने जब ग्राफ प्लॉट किया है एक स्ट्रेट लाइन आई है तो इसको हम कंडीशन ऑफ लिनियरिटी कहते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन हमें अचीव हुई है, एक्स एक्सिस पर आपके पास स्ट्रेस है, वाई एक्सिस पर स्ट्रेन है, इन दो के दरमियान में जब आपने ग्राफ प्लॉट किया है आपके पास एक लीनियर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आ गई है और दिस कंडीशन ऑफ लिनियरिटी इज नोन एज हुक्स लॉ। इसको हम हुक्स लॉ कहते हैं और हुक्स लॉ को जब आपने मैथमेटिकली आपने इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेसिकली इसको मैथमेटिकली जो फॉर्मूला है आपको यहां पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, E यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। हो क्या रहा है कि आपके पास किसी फूड मटेरियल के ऊपर कोई आप स्ट्रेस लगा रहे हैं तो उस स्ट्रेस के लगने की वजह से उस फूड मटेरियल में कोई डिफॉर्मेशन हो रही है, कोई स्ट्रेन पैदा हो रही है, तो आप जो है यंग्स मॉडुलस जो E है वो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन है।
अब स्ट्रेस क्या होती है? बेसिकली स्ट्रेस है, जैसे आपको पता है कि ये प्रेशर की तरह के इसके यूनिट्स हैं। जैसे प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है, बिल्कुल इसी तरह जो स्ट्रेस है वो भी फोर्स पर यूनिट एरिया है। फर्क क्या था? आपको बताया था स्ट्रेस और प्रेशर में कि प्रेशर सिर्फ परपेंडिकुलरली एक्ट कर सकती है, जबकि जो स्ट्रेस है वो पैरेलल भी एक्ट कर सकती है। तो आपने जो फोर्स लगाई है पर यूनिट एरिया वो आपकी स्ट्रेस है। अब इस स्ट्रेस के नतीजे में जो डिफॉर्मेशन आई है, जो चेंज इन लेंथ आई है, जो भी आपके पास चेंज इन लेंथ, जो आपके पास उसके अंदर एलोंगेशन हुई है, जो चेंज इन लेंथ आई है, उसको हमने डेल्टा एल से प्रेजेंट कर दिया है। वो चेंज इन लेंथ एज अ परसेंटेज किसके अगेंस्ट, कितनी आपकी इनिशियल ओरिजिनल लेंथ थी और अब उसमें लेंथ में कितनी चेंज आ गई है। हम सिर्फ चेंज की बात करेंगे, वो कितनी बढ़ गई। डेल्टा एल से मुराद ये है कितनी इंक्रीज हो गई है या कितनी डिक्रीज हो गई है। तो वो आपकी जो चेंज इन लेंथ है, जो चेंज आई है आपकी एज कंपेयर टू द इनिशियल लेंथ, इसको हम स्ट्रेन कहते हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी शो कर चुका हूं, E इज यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस जो है हमारे पास, उसका जो यूनिट है वो आपके पास पास्कल्स है। जो आपके पास F है ये फोर्स है, A नॉट आपका ओरिजिनल एरिया है स्क्वायर मीटर्स में। जो आपके पास यहां पर जो डेल्टा L है वो आपके पास ये चेंज इन लेंथ है, एलोंगेशन है, ये मीटर्स में है। L नॉट या आपकी ओरिजिनल लेंथ है, इनिशियल लेंथ है, मीटर्स में है। ये मीटर्स मीटर से कट जाएंगे तो आपके पास ये फोर्स न्यूटन में है, ये एरिया आपके पास मीटर स्क्वायर में है। तो न्यूटन्स डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड पास्कल्स। उसको वो आपका यंग्स मॉड्यूलस का यूनिट है। ये हमने बात की है इलास्टिक डिफॉर्मेशन की, टेम्पररी डिफॉर्मेशन की, कि जो डिफॉर्मेशन स्ट्रेस खत्म होते ही फौरी तौर पर खत्म हो जाए और आपका मटेरियल दोबारा फौरी तौर पर अपनी जो है इनिशियल हालत में आ जाए। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो क्या होती है। अच्छा जी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन फौरी तौर पर आप समझ लीजिए, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वो डिफॉर्मेशन है, ये वो चेंज है, वो परमानेंट चेंज है, ये वो स्ट्रेन है जो कि आप एक दफा जब आपके मटेरियल में हो चुकी है तो मटेरियल दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत पर वापस नहीं जा सकता। मसलन कैसे? आप इसकी मिसाल लीजिए कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास वो जो प्लास्टिक का चम्मच था, आपने उसको थोड़ा सा प्रेस किया, उसके बाद स्ट्रेस लगाई, तो जैसे ही आपने वो थोड़ी सी स्ट्रेस रिमूव की तो प्लास्टिक का चम्मच जो इनिशियली थोड़ा सा बेंड हुआ था वो वापस फौरी तौर पर अपनी ओरिजिनल जो है वो फॉर्म पर वापस चला गया। लेकिन अब आपको पता है कि एक प्लास्टिक की जो चम्मच है उसकी एक अपनी स्ट्रेंथ है, उसकी एक अपनी रेजिस्टेंस है। जब आपने उस स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रेस उस प्लास्टिक के चम्मच पर लगा दी तो आपके प्लास्टिक के चम्मच के अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई है। उस डिफॉर्मेशन को हम जो है कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि आपकी जो स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा ना हो जाए। अच्छा, मिसाल के तौर पर कि आपके पास क्या बात है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि वो जो आपकी किसी चीज की जो स्ट्रेंथ है, किसी चीज की जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस जो कि उसको डिफॉर्मेशन के करने से बचाती है। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि चम्मच है, चम्मच प्लास्टिक का जो चम्मच है उसकी एक अपनी स्ट्रेंथ है, उसकी अपनी एक यील्ड स्ट्रेस है। उसकी वो यील्ड स्ट्रेस क्या है कि जब तक आप वो उसके ऊपर यील्ड स्ट्रेस लगाते रहेंगे, मिसाल के तौर पर आपकी जो जब तक कि आप जो उसके ऊपर स्ट्रेस लगा रहे हैं वो स्ट्रेस की वैल्यू एक उस
चम्मच की स्ट्रेंथ से कम है, वो उस चम्मच की यील्ड स्ट्रेस से कम है, तो चम्मच के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि चम्मच जो है उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहा होगा। जैसे ही यील्ड स्ट्रेस से चम्मच जो है, यील्ड करने का मतलब होता है कि जैसे आप जब कहते हैं ना कि वो हथियार जो फेंक देते हैं कि दे हैव यील्डेड, उन्होंने बात मान ली, तो वो मान ली कि वो हार मान ली, तो इसका मतलब ये है कि वो जब चम्मच हार मान लेता है, चम्मच की जो रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाती है, तो वो क्या होगा कि चम्मच आप जैसे ही आपकी थोड़ी सी स्ट्रेस इंक्रीज करेगी, चम्मच आपका टूट जाएगा। तो आप उस वक्त तक आपके मटेरियल्स में, फूड मटेरियल्स में परमानेंट डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हो सकती, जब तक कि आपकी जो स्ट्रेस है, जो आप स्ट्रेस उस फूड मटेरियल पे अप्लाई कर रहे हैं, वो स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा ना हो जाए। यील्ड स्ट्रेस तक आपकी जो डिफॉर्मेशन है वो जो है आपकी इलास्टिक है, टेम्पररी है। जैसे ही आपकी यील्ड स्ट्रेस से आप बढ़े हैं, आप जो स्ट्रेस की लगा रहे हैं उसकी वैल्यू उसकी उस रेजिस्टेंस से बढ़ गई है, यील्ड स्ट्रेस से वैल्यू बढ़ गई है, आपके फूड मटेरियल में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी, जिस डिफॉर्मेशन को हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कह रहे हैं। जब आपके पास ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी, अब आपका जो फूड मटेरियल है, जब वो जो मटेरियल है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल साइज और शेप पर कभी नहीं जाएगा, हत्ता कि आप उसके ऊपर से वो स्ट्रेस रिमूव भी कर लें, तो भी वो चम्मच जब टूट गया, अब आप उसके ऊपर से वो स्ट्रेस रिमूव कर लें, तो भी वो चम्मच दोबारा अपनी असली हालत में नहीं जाएगा। दिस इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अच्छा जी, जो थर्ड टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन है हमारे पास, उस डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं विस्कस डिफॉर्मेशन। विस्कस डिफॉर्मेशन, विस्कस डिफॉर्मेशन जो है इसका ताल्लुक भी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज से बहुत ज्यादा है। तो विस्कस जब आप टर्म यूज करते हैं तो वो बेसिकली उससे समझ जाएं कि वो हम फ्लो की बात कर रहे हैं, कि भाई कोई चीज कितनी गाढ़ी है। मिसाल तौर पर लेट्स से कि आपके पास केचप है, केचप जब देखते हैं कि आपके पास जमी होती है, आपको जोर से केचप की जो बोतल है उसको उल्टा करके पीछे से थप्पड़ मारने पड़ते हैं, जोर जोर से उसको धक्के मारने पड़ते हैं, तब जाके वो केचप उसके अंदर से वो निकलती है। तो आपका मतलब है कि उसकी जो विस्कोसिटी है वो बहुत ज्यादा है, उसके अंदर जो विस्कस उसका फ्लो है वो फ्लो उसका काफी ज्यादा कम है। इसके मुकाबले में लेट्स से कि आपको मैं पेप्सी की बोतल का आप ढक्कन रिमूव करें, आप जैसे ही पेप्सी की बोतल को टिल्ट करेंगे, आपने थोड़ा सा टिल्ट किया, वो सारे का सारा पेप्सी की बोतल बह जाएगी, आप उसके अंदर फौरी तौर पर चेंज आ जाएगी। तो यही विस्कस डिफॉर्मेशन है। विस्कस डिफॉर्मेशन क्या है कि विस्कस डिफॉर्मेशन जैसे ही आपने स्ट्रेस लगाई, फौरी तौर पर फ्लोएबिलिटी हो गई। जैसे ही स्ट्रेस लगाई, आपके मटेरियल ने फ्लो करना शुरू कर दिया, तो फ्लोएबिलिटी उसके अंदर आ गई, वो फ्लो करना शुरू कर दिया, और ये फ्लो परमानेंट है। कैसे परमानेंट है? अब आप ये काम नहीं कर सकते कि अब आप बोतल सीधी करें, जो उसके अंदर से पेप्सी निकल चुकी है, गिर चुकी है, जो पेप्सी का लिक्विड गिर चुका है, वो पेप्सी दोबारा आपकी बोतल के अंदर वापस नहीं आ सकता, ऑटोमेटिकली वापस नहीं आ सकता। तो दिस इज ऑल्सो परमानेंट डिफॉर्मेशन विच इज कॉल्ड विस्कस डिफॉर्मेशन। और हमारे पास जो नॉर्मली हमारे पास जो लिक्विड्स होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द लिक्विड्स होते हैं, आपके पास जैसे जैसे लिक्विड्स की विस्कोसिटी कम होती है, उनके अंदर जो उसकी विस्कस डिफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा होती है। अब पानी है, दूध है, आपके पास लस्सी है, चाय है, ये तमाम जो आप लिक्विड्स है आप जो यूज कर रहे हैं, जूस है, कोई आपका शुगर जूस है आप यूज कर रहे हैं, आपके पास आपने जैसे ही आपने उसके पास उसके ऊपर वो डिफॉर्मेशन, आपने जैसे उसको टिल्ट किया, कोई स्ट्रेस लगाई, पानी का ग्लास था, थोड़ा सा उसको स्ट्रेस लगाई ग्लास के ऊपर, ग्लास थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, अगर वो मुंह तक भरा हुआ है, पानी उसमें से फौरन गिर जाएगा, बह जाएगा। आपका जो मटेरियल है उसने फौरन फ्लो किया है, फौरन वो मूव किया है, और ये मूवमेंट परमानेंट है। आप इस मूवमेंट को दोबारा
अपनी असली हालत पर नहीं लेके आ सकते, परमानेंट डिफॉर्मेशन और विस्कस डिफॉर्मेशन। फर्क क्या है इसका, इस परमानेंट डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में, कि इनिशियली उसने यील्ड स्ट्रेस तक का कोई चक्कर नहीं है, जैसे ही स्ट्रेस लगी आपकी परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई, इसमें कोई यील्ड स्ट्रेस वगैरह का हिसाब किताब नहीं है। इसकी जरा मिसाल लेते हैं। लेट से, जैसे आपको मैं मिसाल देता हूं, आपके पास शहद की बोतल है, शहद की बोतल आपके पास भरी हुई है, मैंने प्लास्टिक का कोई जार है उसके अंदर शहद भरा हुआ है, अब मैं उस जार, शहद का जार है उसका ढक्कन उतार देता हूं और वो जार मेरे हाथ से थोड़ा सा गिरता है, वो टिल्ट हो गया है। अभी क्योंकि उसकी जो विस्कोसिटी है शहद की वो ज्यादा होती है लिक्विड पानी से, अगर आप फौरी तौर पर उसको विद इन अ सेकंड आपने उसको जनाब अली जार को सीधा कर लिया तो वो शहद थोड़ी देर बाद दोबारा अपनी असली हालत पे चला जाएगा। दिस इज नॉट विस्कस डिफॉर्मेशन। विस्कस डिफॉर्मेशन क्या होगी, पानी के केस में होगी, पानी का ग्लास टिल्ट किया, पानी फौरन गिर गया, उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन चली आ गई है और जो कि वापस ना जा सके अपनी असली हालत पर, वो डिफॉर्मेशन आपकी विस्कस डिफॉर्मेशन है। और विस्कस डिफॉर्मेशन के अंदर भी जो रेट ऑफ स्ट्रेन है वो प्रोपोर्शनल है आपकी स्ट्रेस के साथ, यानी कि जितना आप स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही आपके पास स्ट्रेन आएगी। देखें फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास थोड़ी सी मेरी बोतल जो है पेप्सी की वो मेरे हाथ से स्लिप हुई है, थोड़ा सी पेप्सी गिरेगी, अगर वो बोतल जो है वो मेरी पूरी की पूरी गिर गई है तो सारी की सारी बोतल गिर जाएगी। तो इसलिए आपकी जो रेट ऑफ स्ट्रेन है वो प्रोपोर्शनल है होगा इस डिफॉर्मेशन भी में भी स्ट्रेस के अगेंस्ट। ये हमने कुछ स्ट्रेन की बातें बात की थी। सिर्फ रिवीजन के लिए हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस हमने देखी थी, उसको थोड़ा दोबारा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि आपके पास जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस है वो कौन कौन सी स्ट्रेसेस है। ये छोटी सी तस्वीर देखिए, ये देखिए आपके पास यहां पर क्या हो रहा है कि ये आपके पास परपेंडिकुलर, बेसिकली आपके पास एक परपेंडिकुलर आप एक स्ट्रेस है वो हमारे पास लग रही है, और ये परपेंडिकुलर जो आपके पास लग रही है स्ट्रेस बेसिकली ये कंप्रेस भी कर रही है। देखें ये कंप्रेस कर रही है, उसको दबा रही है। आपको याद होगा कि मैंने मिसाल दी थी जब स्टूडेंट्स खड़े किए थे और मिसाल दी थी कि किसी स्टूडेंट के ऊपर मैं अगर कोई लोड रख दूं, बहुत ज्यादा लोड रख दूं, तो मैं आपके पास वो अगर उसके पास स्ट्रेस को इस तरह की लगाते हैं, कोई मैं उसके पास जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेस है दबा रही है, तो आपके पास इसकी वजह से जो आपके पास है इसको हम ये कंप्रेशन हो रही है, दिस इज आपके पास जो कंप्रेसिव फोर्स आपकी लग रही थी उस कंप्रेसिव फोर्स के नतीजे में हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। ये फिगर बी देखिए, बी के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक पुल अपार्ट है, अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर ये पुल कर रही हैं। तो बेसिकली मैंने आपको मिसाल दी थी, एक रस्सी की मिसाल दी थी, जैसे आप रस्सी को पकड़ के किसी चीज को खींचते हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आप पुल अपार्ट कर रहे हैं, एक पुली है तो टेंशन जो आ जाती है वो आपके पास, आप कोई फोर्स लगा रहे हैं, पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं, उसके अंदर टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, उसको खींचते हुए कोई लगा रहे हैं, तो जो आपकी स्ट्रेस, ऐसी हालत में जो स्ट्रेस लगेगी उस स्ट्रेस को हम टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। और सी शेप में आप देखिए कि हमारे पास ये टू बॉडीज है और उनको अपोजिटली आप उनको पुल कर रहे हैं, अपोजिटली उनको पुल कर रहे हैं, और वो अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर इन पैरेलल जो है आप उसको रखकर, आपको जैसे मैंने मिसाल दी थी कि अगर आपके पास दीवार पर कोई गम लगी हुई है, ये क्या है, और आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी के अगेंस्ट उसको मूव कराते हैं कि एक बॉडी स्टेशनरी है दूसरी मूव कर रही है, उसकी जो मूवमेंट है उसकी वजह से उनके दरमियान में शियरिंग हो रही है, और जो स्ट्रेस होगी वो आपके पास शियरिंग स्ट्रेस होगी। तो हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, आपके पास बेसिकली ये नॉर्मल स्ट्रेसेस ही हैं। देखें ये जितनी भी हमारे पास हम बात कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस की, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस भी नॉर्मल ही है। नॉर्मल का मतलब क्या है कि देखिए ये परपेंडिकुलर ही लग रही हैं, ये परपेंडिकुलर ही हमारे पास कंप्रेसिव के अंदर, कंप्रेसिव स्ट्रेस के अंदर हमारे पास ये परपेंडिकुलर लग रही हैं। तो नॉर्मल जो स्ट्रेसेस हैं, ये बेसिकली जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है ये नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, आपके
मटेरियल के सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली ये एक्ट कर रही हैं, और जब ये आपके पास मटेरियल की तरफ परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही हैं, नॉर्मली एक्ट कर रही हैं, आप इसको, और ख़ास तौर पर जब ये मटेरियल की तरफ, मटेरियल की डायरेक्शन में, देखिए जैसे आपका लेट फूड मटेरियल है, फूड मटेरियल है, कोई दो चीज है, ये दोनों चीजें एरोज हैं, लेट से कि आप यहां से कोई रहीमिया खान से चल पड़ा, कोई यहां से आपके साथ का बात से आ रहा है, आप दरमियान में इस जगह पे आ रहे हैं, तो बेसिकली हमारे पास ये जो नॉर्मल जो स्ट्रेसेस हैं, दीज स्ट्रेसेस आर एक्टिंग टूवर्ड्स द मटेरियल, टूवर्ड्स द मटेरियल परपेंडिकुलरली, टूवर्ड्स द मटेरियल परपेंडिकुलरली। तो उस वक्त हम ये कहेंगे कि आपके पास जो ये जो स्ट्रेसेस लग रही हैं, दीज स्ट्रेसेस आर कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस है। और बेसिकली वो जो फोर्स आपके उस मटेरियल को क्रश कर रही है ड्यू टू दिस कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि आपको पता है जो स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो आप बेसिकली जो फोर्स लगा रहे हैं उस मटेरियल के यूनिट एरिया पर, वो जो फोर्स है आप उसको कंप्रेसिव फोर्स कहेंगे, और उस कंप्रेसिव फोर्स के नतीजे में जो स्ट्रेस मिल रही है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है। याद रखने वाली बात क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एक्ट टूवर्ड्स द फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल्स की तरफ एक्ट कर रही होंगी। इसके मुकाबले में जो टेंसाइल स्ट्रेसेस होती हैं, ये जो टेंसाइल स्ट्रेसेस होती हैं, बेसिकली दीज टेंसाइल स्ट्रेसेस आर आल्सो नॉर्मल स्ट्रेसेस, और ये जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, ये जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, ये भी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की तरह आपके जो फूड मटेरियल है उसके सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। ये स्ट्रेसेस भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। फर्क क्या है कि देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होती है, बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्ट्स टूवर्ड्स द फूड मटेरियल्स, जबकि आपके पास जो टेंसाइल स्ट्रेस है एक्ट्स अवे फ्रॉम द फूड मटेरियल, अवे फ्रॉम द फूड मटेरियल। देखिए, एक्ट्स अवे फ्रॉम द फूड मटेरियल, ये दोनों परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही हैं, दोनों परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही हैं, लेकिन एक जो है वो टुवर्ड्स द फूड मटेरियल एक्ट कर रही है, जिसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कह रहे हैं। दूसरी इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द फूड मटेरियल, जिसको हम ये कह रहे हैं कि ये टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है। और जो है हमारे पास वो जो फोर्स है, बेसिकली वो जो फोर्स है, जैसे आप देखिए इस शेप में मिसाल देखिए, जब आप इस मटेरियल को दो अपोजिट डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करेंगे, जब आप पुल करने की कोशिश करेंगे तो आप बेसिकली उसको पुल कर रहे हैं, जैसे रस्सी को खींचे तो रस्सी आपकी फौरी तौर पे खिंच जाती है। अगर आप छत पे जो कपड़े वगैरह हम जब उसको सुखाते हैं तो उस सूखने के अमल में, उस ड्राइंग के अमल में आप देखते हैं कि बाजू का जब आपका जो कपड़े हैं, गीले कपड़े हैं, क्योंकि उनके अंदर वाटर का वेट मौजूद है तो वो भारी हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि उसके अंदर ज्यादा उसको खींचने के लिए उस रस्सी के अंदर जो आपने छत पे आपने वो अंगनी जो है आपने वो टांगी हुई है, उसके साथ कोई एक और ईंट बांध देंगे ताकि उसके अंदर खिंचाव आ जाए, उसके अंदर एक टेंसाइल स्ट्रेस आ जाए। तो बिल्कुल इसी तरह जो फोर्स किसी मटेरियल्स को जो है उसको पुल कर रही है, उसको आप टेंसाइल फोर्स कह रहे हैं, और जो स्ट्रेस लग रही है उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। शियर स्ट्रेस क्या है? शियर स्ट्रेस आर नॉट नॉर्मल स्ट्रेस। जो नॉर्मल स्ट्रेसेस थी आपके पास वो कंप्रेसिव या परपेंडिकुलर, जो कंप्रेसिव या आपके पास हमारे पास जो टेंसाइल स्ट्रेस थी वो हमारे पास जो है नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, लेकिन जो शियर स्ट्रेस हैं, शियर स्ट्रेस आर एक्टिंग पैरेलल या वो टेंजेंशियल हालत में। ये देखिए, जैसे आपके पास ये मटेरियल है, इस मटेरियल के पैरेलल, इस मटेरियल के पैरेलल, ये देखिए ये मटेरियल है, उसके पैरेलल उसको ये पुल कर रही है, उसको खींच रही है पैरेलल। ये जो ऊपर लग रही हैं ये परपेंडिकुलरली लग रही हैं टुवर्ड्स या अवे, ये पैरेलल जो फोर्सेस हमारे पास लग रही हैं, दीज जो आपके पास
जो shear stresses होती हैं, shear stresses ये हमेशा आपके जो फूड मटेरियल है उसके सरफेस पे, उसके पैरेलल डायरेक्शन पे टेंजेंशियली उसके ऊपर एक्ट कर रही होती हैं, और ऐसी स्ट्रेसेस को जो कि किसी फूड मटेरियल के सरफेस पर टेंजेंशियली या पैरेलल डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती हैं, उनको हम shear स्ट्रेस कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह लेट्स से अगर कोई हमारे पास फोर्स है, अगर कोई फोर्स है जो कि एक आपके पास सरफेस को जो है पैरेलली किसी दूसरे सरफेस के अगेंस्ट जो है उसको स्लाइड करवाती है। लेट्स से जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ईंट चिपकाई हुई है और आपके पास उसको पुश कर रहे हैं, वो मेज के अगेंस्ट आप जब उसको पैरेलली उसको ड्रैग कर रहे हैं। मैं आपके पास एक किताब अगर आपके पास पड़ी हुई है मेज के ऊपर, और मैं किताब मेज के ऊपर पड़ी हुई है, दोनों आप जब मैं किताब को पीछे से पैरेलली मैं उसको पुश करता हूं, उसके ऊपर स्ट्रेस लगाता हूं, और वो आपकी जो किताब है मेज वहीं की वहीं पड़ी है और किताब आगे की तरफ जा रही है, तो उसके अंदर आपके पास आप shear स्ट्रेस लगा रहे हैं। तो जो फोर्स आप लगाते हैं जो कि एक सरफेस को पैरेलली दूसरे सरफेस के अगेंस्ट, एडजेसेंट सरफेस के अगेंस्ट आप उसको स्लाइड करवाती है, उसको हम shear फोर्स कहते हैं, और जो रिजल्टिंग स्ट्रेस आपकी shear फोर्स के नतीजे में लगती है उसको हम shear स्ट्रेस कहते हैं। इसके साथ साथ एक जो हमारे पास और इंपॉर्टेंट जो टर्म है जिसको हम यूज करते हैं, इस इंपॉर्टेंट टर्म को जब हम यूज करते हैं आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, वो जो टर्म है आपके पास उसके अंदर एक चीज क्रीप है। क्रीप क्या है? देखिए, क्रीप बेसिकली जब आप की कोई फूड मटेरियल या कोई बॉडी अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस है। आप देखिए, मैं लेट्स से कि मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल मैंने जो मैंगो है उस मैंगो को पकड़कर एक खास स्ट्रेस से मैं मैंगो को दबाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो स्ट्रेस इनिशियली अब आपके पास जो उसके डिफॉर्मेशन होगी, अगर डिफॉर्मेशन इंक्रीज हुई होती जा रही है, स्ट्रेस आप नहीं बढ़ा रहे, स्ट्रेस मैंने सेम रखी है लेकिन डिफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, डिफॉर्मेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो ऐसी स्टेट को हम ये कहेंगे क्रीप कहेंगे, कि उसके अंदर क्रीप इज टेकिंग प्लेस व्हेन द फूड मटेरियल इज अंडर constant stress but the deformation is being continuously increased. This state is called creep. उसको हम क्रीप की स्टेट कहेंगे। इसके अगेंस्ट बिल्कुल एक और हमारे पास टर्म है, उसको हम रिलैक्सेशन कहते हैं। रिलैक्सेशन क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल देखिए कि मैं जो स्ट्रेस है उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज करता जा रहा हूं, जो स्ट्रेस है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होती जा रही है, लेकिन जो स्ट्रेन है, जो डिफॉर्मेशन है वो कांस्टेंट है, वो डिफॉर्मेशन जो है उसके अंदर कांस्टेंट ही है। वो आपकी उस वक्त ऐसी स्टेट को रिलैक्सेशन कहेंगे। दोबारा सुनिए कि मैं क्या कर रहा हूं कि आपने जब उसके साथ स्ट्रेस को वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके साथ साथ जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने स्ट्रेस को रिड्यूस कर रहा हूं, लेकिन स्ट्रेन जो है कॉन्टिन्यूसली लगी जा रही है, डिफॉर्मेशन हुई जा रही है, उसके अंदर डिफॉर्मेशन रुक नहीं रही, डिफॉर्मेशन हो ही रही है। तो डिफॉर्मेशन और कांस्टेंट डिफॉर्मेशन हो रही है, चेंज जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट रेट पर आपके पास जो है डिफॉर्मेशन हो रही है, कांस्टेंट एक आपके पास स्ट्रेन हो रही है, लेकिन स्ट्रेस मुसलसल कम हो रही है। ऐसी स्टेट को हम रिलैक्सेशन स्टेट कहेंगे। आज के लेक्चर में जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और जो हमारे पास रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, इंशाल्लाह वो आपकी जो लेक्चर नंबर 4 की वीडियो है उसमें अवेलेबल होंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए है।
तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज। अच्छा जी, अब थर्मल प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंस आप अपनी डेली लाइफ से भी उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। किस तरीके से कि हमारे पास फूड इंडस्ट्री के अंदर जो है हर प्रोसेस, तकरीबन हर प्रोसेस, आप फूड मटेरियल के अंदर आप कोई सा प्रोसेस देख लें, आप फूड मटेरियल के अंदर कोई सा प्रोसेस आप देख लें, आप उसके अंदर जो है हमारे पास कोई हीटिंग वगैरह जरूर लग रही होगी, किसी थर्मल इफेक्ट का, किसी इफेक्ट ऑफ हीटिंग का कोई जरूर जिक्र होगा। मसलन किस तरह, या हीटिंग हो रही होगी, या कूलिंग हो रही होगी, या कोई फेज चेंज हो रहा होगा। हमारा जो फूड इंडस्ट्री है उसके अंदर हीटिंग का बहुत गहरा ताल्लुक है। कैसे कि जैसे जैसे आप फूड मटेरियल के अंदर कोई, आप फूड इंडस्ट्री के अंदर आपके पास कोई फूड मटेरियल है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई थर्मल इफेक्ट आ रहा होगा, या हीटिंग हो रही होगी, या कूलिंग हो रही होगी, या उसके अंदर कोई स्टेट आपकी उसकी वो चेंज हो रही होगी, कोई उसके अंदर इस किस्म की, मिसाल के तौर पर कोई आपके पास हीटिंग का जरूर अमल दखल होगा। इसी वजह से जो थर्मल प्रॉपर्टीज हैं फूड मटेरियल की, उनकी फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में मैक्सिमम रेलेवेंस है। मैक्सिमम रेलेवेंस है। आपको जो आप फूड मटेरियल्स अपने किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए आप यूज कर रहे हैं, यू शुड ऑलवेज नो इट्स थर्मल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इट हैज द मोस्ट रेलेवेंस टू योर फूड प्रोसेस। अच्छा, अब हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्मल प्रॉपर्टीज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्मल प्रॉपर्टीज हैं, उनके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांजिशन एंड एमिसिविटी, ये हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जरा हम इनको डिस्कस करते हैं इंडिविजुअली, ये किस तरह की प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ये हम यूनिट ऑपरेशंस के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। है क्या कि आप बेसिकली कोई भी आपका फूड मटेरियल है, उसमें से कितनी हीट पास कर सकती है, आप उसमें से कितनी हीट गुजर सकती है, ये जो एबिलिटी है किसी फूड मटेरियल की कि उसमें से कितनी हीट पास कर सकती है, इस एबिलिटी को हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी के साथ साथ हमारे पास एक जो और चीज है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिल्कुल इसी तरह, अगर आपके पास कोई फूड मटेरियल है, उसमें से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, या कोई और कोई मटेरियल है उसमें से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, तो आप कहेंगे कि भाई वो जो है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। मिसाल के तौर पर कैसे, जैसे लोहा है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, जबकि उसके मुकाबले में आप देखिए कि अगर शीशा है, ग्लास है, प्लास्टिक है, उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो बड़ी पुअर है, वो बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल्स हमारे पास ये जो उसकी थर्मल या इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है ये कम हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लेट से अगर आपके पास कोई फूड मटेरियल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो है, अगर आपके पास कोई फूड मटेरियल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो है, इसका मतलब ये है कि इस फूड मटेरियल के अंदर से आपके पास जो हीट ट्रांसफर होगी उसका रेट भी बहुत स्लो होगा। आप उसको गर्म करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि आप अपनी कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकें, आपको पता चल सके कि आप कितनी देर चीज को पकाना है। मिसाल इसकी लीजिए कि देखें, आप बाजू का हम कहते हैं कि आपके पास कहते हैं यार वो आलू गले ही नहीं, यार आलू गले ही नहीं। वो क्यों नहीं गले भाई? उसकी वजह यह थी, हो सकता है कि उसके इंटरनली कोई फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज है, कोई उसके अंदर हार्डनेस चेंज हो गई है, उसकी चेंज होने की वजह से
आपका जो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो लो हो गई है। अब क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी उसकी लो है, तो थर्मल कंडक्टिविटी के लो होने की वजह से जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो बहुत ज्यादा लो हो गया है। तो इस वजह से उस चीज को पकने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई थर्मल कंडक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हीट ट्रांसफर जो है आपका हीट ट्रांसफर अकर्स at a lower rate in materials of low thermal conductivity as compared to the materials of higher thermal conductivity। अगर आपके पास ऐसा मटेरियल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो है, उसके अंदर हीट ट्रांसफर जो होगी उसका रेट भी बहुत कम होगा, उसको पकने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आपके पास कोई फूड मटेरियल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, उसको पकने में जो है वो जल्दी चीज पक जाएगी, उसके अंदर जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो बहुत तेज होगा, बहुत फास्ट होगा, और वो चीज आपकी बहुत तेजी से बहुत जल्दी वो चीज आसानी से पक जाएगी। दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है, दूसरी इंपॉर्टेंट थर्मल प्रॉपर्टी है, वो थर्मल डिफ्यूजिविटी है। थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या चीज है? अच्छा, अब देखिए, मैं थर्मल डिफ्यूजिविटी बताने से पहले मैं आपको इसको डिफाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि थर्मल डिफ्यूजिविटी करती क्या है। देखिए, फॉर एग्जांपल आपने रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मेजर करना है। अगर मैंने आपको जैसे बताया कि आपके पास थर्मल जो कंडक्टिविटी है वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर अमल तो कर रही है, आपके पास जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के ऊपर असरअंदाज तो हो रही है, इफेक्ट तो कर रही है, लेकिन आपने इस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को मेजर कैसे करना है? क्योंकि दिस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मेजरमेंट विल टेल अस हाउ अर्ली और हाउ लेट आवर फूड मटेरियल विल बी रेडी। हमें पता होना चाहिए, हमें उसकी मेजरमेंट होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आपके पास हीट ट्रांसफर का क्या रेट चल रहा है। तो बेसिकली हमारे पास फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास एक फूड मटेरियल है, आप उसके एक एंड से, यानी कि एक एंड उसका हॉट है अगर फर्क किया और दूसरा एंड उसका कोल्ड है, तो जो हीट है विल ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड। हीट विल ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड। तो आपके पास जो थर्मल डिफ्यूजिविटी है ये मेजर करेगी उस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को जो कि हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ होगा, इसको मेजर करेगी। दिस इज थर्मल डिफ्यूजिविटी फंक्शन। थर्मल डिफ्यूजिविटी को डिफाइन कैसे किया जाता है? थर्मल डिफ्यूजिविटी इज डिफाइंड एज the thermal conductivity of a substance divided by the product of its density and its specific heat capacity। मतलब क्या है कि अगर मैं किसी फूड मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी को, आपको पता होगा, अगर किसी फूड मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी का आपको पता है, अगर मैं उस थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू को मैं डिवाइड कर दूं उस फूड मटेरियल के डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के प्रोडक्ट से, लेट्स से मुझे, अगर आपके पास कोई फूड मटेरियल है, आपको उस फूड मटेरियल की डेंसिटी का पता है, आपको उस फूड मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का पता है, आप डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये एक वैल्यू आ जाएगी, इनका एक प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आप इस प्रोडक्ट को बेसिकली क्या कह रहे हैं, यूज कर रहे हैं डिवाइड करने के लिए कंडक्टिविटी को। थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय दिस प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल गिव यू द वैल्यू ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी। और थर्मल डिफ्यूजिविटी को आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? थर्मल डिफ्यूजिविटी को इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं सो दैट यू कैन नो व्हाट इज द एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट। जो आपके पास रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, जो हीट ट्रांसफर का जो रेट है फ्रॉम अ हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, वो क्या है?
दिस इज थर्मल डिफ्यूजिविटी। डिफ्यूजिविटी, दिस इज थर्मल डिफ्यूजिविटी। इसके साथ साथ हमारे पास थर्मल डिफ्यूजिविटी के साथ साथ जो हमारी नेक्स्ट थर्मल प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को ऑलरेडी हम बहुत डिटेल के साथ, इफ आई एम नॉट फॉरगॉट, वहां पर हमारे पास जो लास्ट टाइम था शायद मैंने पेपर में भी दिया था या मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। बहरहाल वाइवे में मैंने बच्चों से पूछी थी थर्मल जो आपकी स्पेसिफिक हीट है उसकी डेफिनेशन वगैरह पूछी थी। बहरहाल हम इसको डिस्कस करते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या होती है। स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। है क्या बेसिकली स्पेसिफिक हीट क्या है कि देखिए ये इट्स एन अमाउंट ऑफ हीट। जो आपके पास स्पेसिफिक हीट है ये अमाउंट ऑफ हीट है। ये अगर आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी फूड मटेरियल का मेरे पास एक 1 ग्राम है और मैं जब उस फूड मटेरियल को 1 ग्राम है और उस फूड मटेरियल का टेम्परेचर मैं 1 डिग्री सी इंक्रीज कर दूं। मेरे पास एक 1 ग्राम फूड मटेरियल है और 1 ग्राम फूड मटेरियल का मैं जब उसको इंक्रीज कर दूं उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सी, तो जो उसके ऊपर हीट लग रही होगी उस हीट को मैं स्पेसिफिक हीट कहूंगा। मैंने आपको जैसे बताया था कि जो स्पेसिफिक हीट वाटर की होती है वो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी होती है। दैट मीन्स इफ वी हैव 1 ग्राम ऑफ वाटर and we want to raise the temperature of this 1 gram of water by 1 degree C, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree C is 1 calorie. तो आपकी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी ये आपकी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होगी। कोई भी मटेरियल है हमारे पास, कोई भी फूड मटेरियल है, उसका अगर आप कोई जो है आप यूनिट उसका मैस ले लें और उसका जो यूनिट मैस है, यूनिट मैस अगर आप उसको ले लेते हैं और उस यूनिट मैस को आप हीट करना शुरू करें और हीट करते जाएं कि जब तक कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सी इंक्रीज ना कर जाए, तो आप इसको कहेंगे दिस इज द स्पेसिफिक हीट। जो आपने हीट लगाई है जिसने उसका 1 डिग्री सी टेम्परेचर रेज कर दिया है, दिस विल बी द स्पेसिफिक हीट। तो वाटर की मैंने ऑलरेडी आपको बताई है कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी, और जो हमारे पास अदर यूनिट्स के अंदर नॉर्मली ये 4.184 या 4.186 जाउल्स पर ग्राम पर डिग्री सी। जो वाटर की स्पेसिफिक हीट है इट इज हायर देन मोस्ट ऑफ अदर मटेरियल्स। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है बहुत हाई है, यानी कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल से ज्यादा है हमारे पास। अब आइस की जो स्पेसिफिक हीट है, देखिए जो बर्फ है पानी से ही बनी है, लेकिन क्योंकि उसकी फिजिकल स्टेट और है तो जो बर्फ है उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो वाटर की ऑलमोस्ट हाफ है। तो आपकी जो स्पेसिफिक हीट है वो किसी सेम मटेरियल की उसकी अगर स्टेट चेंज हो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वाटर है, वाटर से वो आइस की फॉर्म में है तो वो H2O, लेकिन उसकी सिर्फ स्टेट चेंज होने से उसकी स्पेसिफिक हीट भी चेंज हो जाती है। और पानी की जो स्पेसिफिक हीट है इट इज हायर देन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स। खास तौर पर जो वाटर है, वाटर हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट फॉर एनी लिक्विड। जो वाटर की स्पेसिफिक हीट है वो आपके पास
जो है वो सबसे ज्यादा होती है। अब आप लोगों ने इसको कंफ्यूज नहीं करना, स्पेसिफिक हीट को और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आपने कंफ्यूज नहीं करना। जो हम एक टर्म हम और यूज करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बिल्कुल सेम है। फर्क क्या है, जब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने मेजर करनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करनी है, तो आप क्या कहेंगे, बेसिकली होगा क्या, ये वही हीट कैपेसिटी होगी, ये वही हीट कैपेसिटी होगी। आपकी हीट कैपेसिटी है किसी मटेरियल की, आप जैसे आपने उसको जब 1 डिग्री सी उसको टेम्परेचर रेज कर दिया है, लेकिन अगर आप किसी मटेरियल की हीट कैपेसिटी को उसके मैस पे डिवाइड कर दें, यानी कि जितना मैस आपने यूज किया था वो हीट कैपेसिटी मेजर करने के लिए, उस मैस को आप हीट कैपेसिटी पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी। तो आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस is the heat capacity of the substance divided by the mass of that substance। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो, आप अगर किसी आपके पास कोई स्पेसिफिक हीट किसी आपके पास फूड मटेरियल की आपके पास है, आप उस फूड मटेरियल के मास से उसको डिवाइड कर दें, तो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वाटर हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर एनी अदर लिक्विड। अच्छा, वाटर से ज्यादा जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो हाइड्रोजन गैस की है। तो हाइड्रोजन गैस को अगर आप उसके मैस बेसिस पर लें, यानी कि आप जैसे गैसेस को नॉर्मली आप उसके वॉल्यूम में मेजर करते हैं, लेकिन आप वॉल्यूम पे नहीं बल्कि उसका अगर मैस लें, सेम मैस लें, लेट्स से अगर आपने 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया है, उसको आपने 1 डिग्री सी हीट किया है, तो आपने जो अमाउंट ऑफ हीट आपको चाहिए होगी उसको गर्म करने के लिए 1 डिग्री सी, वो आपके पास 4.184 जो है आपके पास जाउल्स होगी। लेकिन आपके पास अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है, उसको आप 1 डिग्री सी उसके हाइड्रोजन को आप हीट अप करना चाहते हैं, यू विल बी नीडिंग 14.267 जाउल्स ऑफ हीट। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन की जो हीट कैपेसिटी है इट इज 14.267 joules per gram per degree C, which is almost 3 times the heat capacity of water। तो हमारे पास जो हीट कैपेसिटी है किसी भी फूड मटेरियल की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास कोई फूड मटेरियल है उसकी हीट कैपेसिटी कम है, तो आप ये देखिए कि वो जल्दी गर्म हो जाएगा। आप फॉर एग्जांपल अगर कोई फूड मटेरियल है उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो वो देर तक वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा, फिर वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो वी शुड ऑल्सो नो द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ पर्टिकुलर फूड मटेरियल विच वी आर यूजिंग इन आवर पर्टिकुलर फूड प्रोसेस, so that we can estimate the time required to cook that food material। क्योंकि अगर उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी तो वो फूड मटेरियल पकने में ज्यादा टाइम लेगा। सेकंड लास्ट जो हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टी है वो लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांजिशन। लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांजिशन, या इसको आप ये भी कह सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ फेज चेंज। अच्छा, इस प्रॉपर्टी से जानने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज कर दूं जो हम यूनिट ऑपरेशन में हम पढ़ चुके हैं। यूनिट ऑपरेशन में आपको याद होगा मैंने दो मुख्तलिफ किस्म की हीट्स का जिक्र किया था, एक हीट सेंसिबल हीट और दूसरी हीट लेटेंट हीट। मैंने इन दो हीट्स का मैंने जिक्र किया था। तो सेंसिबल हीट क्या होती है? सेंसिबल हीट ये होती है कि फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास पानी है, पानी को मैंने गर्म करना शुरू किया, तो गर्म करना शुरू किया और अगर मैंने थर्मोमीटर लगाया हुआ है
तो आप देखेंगे पानी का टेम्परेचर जैसे जैसे हीटिंग बढ़ती जा रही है, हीटिंग इंक्रीज होती जा रही है, पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा। पानी का जो टेम्परेचर कंटिन्यूअसली वो बढ़ता जाएगा। दिस इज सेंसिबल हीट, कि आप जो हीट दे रहे हैं वाटर को, जो कि वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है और आप उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, उसको सेंस कर रहे हैं, दिस इज सेंसिबल हीट। इसके मुकाबले में लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट ये है कि लेट्स फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर अब 100 डिग्री सी पर हो गया है। अब देखिए आप पानी का, आप 100 डिग्री सी पर आपके पास पानी है, पानी उबल रहा है। अब आपने थर्मोमीटर लगाया हुआ है, आप अब उस पानी को जितना मर्जी गर्म कर लें, जितनी मर्जी मजीद है हीट उसके अंदर ऐड कर लें, अब आपके वाटर का टेम्परेचर 100 से अबव नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आपके पानी के बुखारात, पानी वेपर्स बनके, जो भाप बनके, स्टीम बनके, वो पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा तो बेसिकली क्या होगा कि आपके पानी के अंदर एक फेज चेंज आ जाएगी। टेम्परेचर, हीट आप मुसलसल इंक्रीज कर रहे हैं, हीट मुसलसल इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वो जो आप हीट इंक्रीज कर रहे हैं, वो इंक्रीज ऑफ हीट इज नॉट इंक्रीजिंग द इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है कि ये हीट यूज हो रही है उस पानी की फेज चेंज करने को, पानी के फेज को वो लिक्विड से वेपर के अंदर, लिक्विड से स्टीम बना रही है, वेपर में इस्तेमाल कर रही है। इस हीट को, जो कि हीट आपके टेम्परेचर को तो इंक्रीज ना करे लेकिन फेज को चेंज कर दे, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो मैंने आपको दो हीट की मिसालें दी हैं, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट will only increase the temperature if you heat continuously, then the temperature will also increase. This is sensible heat. अब आपके पास जो लेटेंट हीट है वो क्या होगी कि आप हीट करते जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, आपका फेज चेंज हो रहा है, लिक्विड वेपर में तब्दील होता जा रहा है। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास लेटेंट हीट है। इसकी मिसालें कैसे है? देखिए, हम आप अगर हमारे पास कोई, मैंने अभी मिसाल दी, आपके पास पानी है, लिक्विड है, उसको मैं स्टीम, वेपर्स, गैस में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, तो ये आपके पास लेटेंट हीट की मिसाल है। लेकिन उस लेटेंट हीट को जो कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दे, वो लेटेंट हीट जो कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दे, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो इन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, फेज चेंज या फेज ट्रांजिशन विल टेक प्लेस बिटवीन लिक्विड एंड गैस। तो क्या होगा, आपके पास जो लिक्विड है वो हीटिंग होने पर गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, और आप जो आपने हीट दी है, जिसने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दिया है, उस लेटेंट हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल, लेट्स से मेरे पास कोई सॉलिड मटेरियल है और मैं, बर्फ है, सॉलिड है, बर्फ सॉलिड है, बर्फ है, बर्फ को मैं हीट करता हूं तो बर्फ का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक कि बर्फ पानी में कन्वर्ट ना हो जाए। दिस इज ऑल्सो लेटेंट हीट। Unless or until all the ice has been changed into water, the water temperature will not increase. This is also latent heat. तो ये जो latent heat मैं दे रहा हूं बर्फ को पानी में कन्वर्ट करने के लिए, इस हीट को मैं कहूंगा latent heat of fusion. तो latent heat of fusion क्या है? Latent heat of fusion is the heat which changes the solid into liquid. तो आपके पास in latent heat of fusion, phase change will take place between solid and liquid. Solid जो है वो liquid के अंदर change हो जाएगा. This is called latent heat of fusion. तो हमारे पास जो आपके पास फूड मटेरियल है
यू शुड ऑलवेज नो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो लेटेंट हीट है हम क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए हम फूड इंडस्ट्री के अंदर लिक्विड मिल्क से हम जो है ड्राई मिल्क पाउडर बना रहे हैं। आप उसके अलावा आप देखिए सॉलिड जूस एप्पल है, आप उससे जो है वो आप उससे जूस लिक्विड बना रहे हैं। तो आप फेज चेंज कर रहे होते हैं, तो फेजेस कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहे हैं। तो आपके पास पता होना चाहिए कि what is the latent heat of phase transition for your food material which you are using in your particular food process। तो हमें इसका पता होना चाहिए ताकि हम अपने जो फूड प्रोसेस है उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकें। इसके साथ साथ हमारे पास जो लास्ट थर्मल प्रॉपर्टी है, वो लास्ट थर्मल प्रॉपर्टी हमारे पास जो हमारे पास लास्ट थर्मल प्रॉपर्टी है वो एमिसिविटी है। एमिसिविटी क्या है? एमिसिविटी इज द मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स एबिलिटी टू एमिट इंफ्रारेड एनर्जी। दोबारा सुनिएगा, एमिसिविटी इज द मेजर of an object's ability to emit infrared energy। तो आपके पास देखिए एमिसिविटी बेसिकली क्या है कि हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आपको आप लोग सर्दियों के अंदर देखिए चूल्हा है, अगर आपके पास बंद भी है, वो आपने चूल्हा नहीं जल रहा लेकिन चूल्हा गर्म है, तो उसके अंदर से जो हीट वेव्स हैं इंफ्रारेड फॉर्म में, हम उसको देख नहीं सकते, हीट उसके अंदर से रिलीज हो रही है। आप वो तपश है, जैसे आप कहते हैं कि यार आप अगर आप गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा गर्मियों के अंदर आप गाड़ी के अंदर आप नहीं बैठते क्योंकि वो कहते हैं ओहो सीट गर्म है, वो जो तपश निकल रही है उसमें से जो तपश निकल रही है आपकी वो एमिशन हो रही है, वो आपके पास जो एमिशन हो रही है, जो आपकी हीट जो है वो उसके अंदर से जो एमिट कर रही है, दिस इज द एमिसिविटी। हमें फूड मटेरियल्स की एमिसिविटी का पता होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे पास जो फूड मटेरियल है उसकी जो एनर्जी उसमें से एमिट हो रही होगी, बेसिकली उससे हमें पता लगेगा कि आपके पास जो आपका फूड मटेरियल है, आपके पास जो फूड मटेरियल है उसका टेम्परेचर कितना है। एमिसिविटी विल गिव अस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेम्परेचर ऑफ द फूड मटेरियल। तो एमिसिविटी की हमें इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अब जो एमिसिविटी होती है, एमिसिविटी की वैल्यू 0 और 10 के दरमियान होती है। सॉरी, एमिसिविटी की जो वैल्यू है हमारे पास 0 और 1 के दरमियान में होती है कि आपके पास जो 0 और 1 के दरमियान ये वैल्यू होगी, तो नॉर्मली अगर आपके पास कोई परफेक्ट आपके पास शाइनिंग मिरर है, कोई आपके पास परफेक्टली साफ सुथरा शाइनिंग मिरर है, उसकी जो एमिसिविटी होगी वो 0 होगी। उसमें से कोई जो उसकी एमिशन है हीट की, वो आपके पास एमिसिविटी की वैल्यू 0 होगी। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आपके पास कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, अगर आपके पास कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, तो उस परफेक्ट ब्लैक बॉडी की जो एमिसिविटी है उसकी जो वैल्यू है वो 1.0 होगी। हमारे जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनकी जो वैल्यूज होती हैं नॉर्मली इनकी वैल्यूज 0.9 to 0.97 के दरमियान होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो एप्पल्स हैं उनकी एमिसिविटी 0.95 है, तो नॉर्मली हम जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं या उनके लिए जो एमिसिविटी की वैल्यू है 0.95 लेते हैं। लेकिन हमें जो फूड मटेरियल है उसकी एमिसिविटी का पता होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी कैन नो द टेम्परेचर ऑफ द फूड मटेरियल। हमें पता चल सके कि उस फूड मटेरियल में से हीट कितनी एमिट हो रही है, क्योंकि खास तौर पर जैसे आप देखिए सूप्स होते हैं, अब आप देखिए सूप्स बड़ी जल्दी गर्म हो जाते हैं। आपको जब आप प्रोसेस कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए ताकि आप
उसकी गाइडलाइंस, उस प्रोडक्ट की, फूड मटेरियल की गाइडलाइंस बता सकें, ताकि लोग उससे डैमेज ना हो सके, क्योंकि आप तो तक पता हो कि उसकी कितनी उसके अंदर से हीट एमिट करेगी, ताकि जो है वो लोग उसको इजीली जो है वो कंज्यूम कर सकें। दिस इज कॉल्ड एमिसिविटी। अच्छा, अब हमारे पास ये जितनी भी मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज का जिक्र किया है, तो हमारे पास इन थर्मल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए बेसिकली हमारे पास लॉट ऑफ एम्पिरिकल मेथड्स हैं, हमारे पास लॉट ऑफ थ्योरेटिकल या एम्पिरिकल मेथड्स हैं। आप थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन है। उसके अलावा आप लैब के अंदर जो है आप उसको किसी एक्सपेरिमेंट के जरिए आप उसको जो है कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास प्रेडिक्ट भी किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको जनरलाइज बता दिया कि फूड मटेरियल है, सेबों की मिसाल दी कि उनकी जो एमिसिविटी की वैल्यू 0.95 है। तो आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आपको अपने फूड मटेरियल की एग्जैक्ट कंपोजिशन पता हो, आपको पता हो कि फूड मटेरियल की कंपोजिशन क्या है, आपको फूड मटेरियल का स्ट्रक्चर पता है वो, अगर मिसाल के तौर पर आपको पता है कि वो स्फीयर है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, रोम्बस है, किस किस्म की उसकी शेप है, अगर आपको ये फूड मटेरियल की इन चीजों का पता हो, तो आप के पास ऐसे थ्योरेटिकल एम्पिरिकल मेथड्स मौजूद हैं जिनकी मदद से आप बगैर लैब में कोई प्रोसीजर किए हुए आप अपने इन थर्मल प्रॉपर्टीज को जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो थर्मल प्रॉपर्टीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। इस लेक्चर की जो वीडियो है आपके का जो लिंक है ocw.kfueit.edu.pk और LMS पर अवेलेबल है। इस लेक्चर के हवाले से जो लेक्चर के नोट्स हैं, हेल्पफुल नोट्स, वो आपके LMS पर अवेलेबल हैं। और हमारे इस चैप्टर में हमारे पास 2 फर्दर प्रॉपर्टीज बाकी रह गई हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। These properties inshallah we will discuss in our next lecture. आज के लिए इतना ही। Thank you very much once again. Please go through my lecture, go through the lecture notes, और उसके बाद आपका कोई सवालात हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।